नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे साथ यहाँ पर एक खास मेहमान भी मौजूद है। उनसे भी आपसे रूबरू करवाएंगे। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक और चिंतक हमारे साथ डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि उनकी 10 पुस्तकें अभी लॉन्च हुई है, उनके बारे में भी बात करेंगे। 6 पुस्तक हिंदी में है और 4 इंग्लिश में भी है, उसके बारे में भी जानते हैं। हमारे स्टूडियो में वो मौजूद है। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, अभी जिस तरह से फिलहाल देखा गया है कि 10 पुस्तकें आपकी लॉन्च हुई हैं, तो उसके बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। और हमारा जो पहला सवाल आपसे होगा यही होगा कि 2026 में 10 पुस्तकों का जो प्रकाशन एक असाधारण उपलब्धि है। इसके पीछे का आपने क्या सोच के इसे लिखा था सर? ये पुस्तकें जो इस बार 10 किताबें एक साथ आई हुई हैं, इसको मैंने कुछ सोच करके तो नहीं लिखा। पहले से बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि लिखी हुई थी जी। फिर उसको मैंने संकलित किया और प्रकाशन के लिए भेजा। तो प्रकाशन तो 2026 में हुआ है, लेकिन इसका जो लिखने का कालक्रम है वो पिछले 4-5 सालों का है। मतलब 4-5 सालों से लगातार आप ये पुस्तकें लिख रहे हैं और जाकर अभी ये 2026 में कंप्लीट हुई है और अभी आपने इसका लॉन्च किया है इसे। तो ये भी जानना चाहेंगे, ये 10 पुस्तकों में सबसे खास पुस्तक आपकी कौन सी रही जिसे लिखने में काफ़ी वक्त भी लगा और आपने उसके लिए काफ़ी सोचा? इसमें मेरा एक उपन्यास आया है जो कि मेरा 13वां प्रकाशित उपन्यास है जी, जो कि कैंची धाम के सहयात्री जी। ये उपन्यास है। इस उपन्यास को मैंने पिछले वर्ष लिखा था जब मैं नीम करौली बाबा का आश्रम है और बहुत बड़ी सिद्धपीठ है कैंची धाम नैनीताल में, वहाँ पर मैंने यात्रा किया था जी। तो वहाँ से आने के बाद मैंने इस उपन्यास को लिखा और इसका शीर्षक कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कैंची धाम के सहयात्री लिखा। तो ये रचना यात्री आपकी कैसी रही? इसमें एक जीवन यात्रा है जी, जिसमें कि एक जो इसका नायक है वो कैंची धाम की यात्रा करता है विशेष परिस्थितियों में, और रास्ते में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कि इसमें जिक्र किया गया है। लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी व्यक्तिगत बातें हैं जिनसे कि एक उलझन उसको उत्पन्न होती है और अंत में कैंची धाम के एक होटल में जब वो वहाँ पर जाकर के ठहरता है तो वहाँ पर ही इस उपन्यास का अंत होता है। सर, काफ़ी समय भी मतलब आपके जीवन से जुड़ा हुआ यह पुस्तक है हमारे सामने और इसके बीच काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई होंगी कैंची धाम का जो यात्रा आपने किया है। और नहीं, ऐसी बात नहीं होती है क्योंकि साहित्य में कल्पना और यथार्थ दोनों का मिश्रण होता है। तो कैंची धाम की मैंने जो यात्रा की वह तो वास्तविक यात्रा थी, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे पात्र हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो कि मेरी कल्पना की उपज है। जी सर, और भी काफ़ी पुस्तकें यहाँ पर और उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। पहले जो हिंदी में जो आपने जो पुस्तकें लिखी हैं उसके बारे में एक-एक करके हमारे दर्शकों को बता दीजिए। उपन्यास के अलावा जी, निबंध संग्रह भी मेरे आए हुए हैं, जैसे कि मुहावरे टूट रहे हैं करके एक निबंध संग्रह है जी। ये निबंध विभिन्न अवसरों पर लिखे गए थे और इस निबंध संग्रह को मैंने सुप्रसिद्ध निबंधकार डॉक्टर कुबेरनाथ राय जी को समर्पित किया है। इसमें जीवन के विभिन्न जो पहलू हैं उनके ऊपर मेरे निबंध संकलित हैं जी। जैसे धर्म के ऊपर मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के भी इसमें कुछ प्रसंग हैं जिनके ऊपर कि मैंने इसमें अपनी लेखनी चलाई है। विज्ञान के ऊपर, इसके बाद भारतीय समाज में जो जातीयता है, महात्मा गांधी से संबंधित इसमें कुछ प्रसंग हैं, कुछ मुद्दे हैं जिनको कि मैंने दिया है। फिर इसमें साहित्य के बारे में भी मैंने कुछ लेख दिए हैं, जैसे कि लेखन की सार्थकता क्या हो सकती है, कालजयी साहित्य क्या होता है, और हमारे समाज में जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर इसमें बहुत से लेख हैं। इसमें कुछ संस्मरण भी दिए हुए हैं। जैसे मैं जब मुंबई में गया था तो वहाँ पे बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो कि पूर्वांचल के थे जी। मुंबई में ही एक डॉक्टर पायल तडवी थी जिसने कि उस समय वहाँ पे खुदकुशी कर ली थी और वो चीज़ वहाँ पर अखबारों में और मीडिया में काफ़ी आई थी, तो उसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है, मुंबई संस्मरण डॉक्टर पायल तडवी की खुदकुशी। साथ में ही त्र्यंबकेश्वर महादेव, शनि सिंगणापुर देवस्थली, इन सब की जो मैंने यात्रा की थी और उसी में फिर जो उपन्यास जैसा कि मैंने जिक्र किया कैंची धाम नैनीताल की यात्रा, इसमें भी मैंने उसके ऊपर भी एक लेख दिया है। तो जीवन के विभिन्न मुद्दों और जीवन से संबंधित
जो लोग हैं जो कि मेरे जीवन में आए, जिन्होंने मुझको प्रेरणा दी, जी उनके ऊपर मैंने लिखा है। और केवल उन लोगों के ऊपर ही नहीं जो कि एकेडमिक जगत से हैं या समाज में ऊंचा स्थान रखते हैं, बल्कि मैंने इसमें उन लोगों का भी जिक्र किया है जो कि सामान्य जीवन से हैं, जिसमें जैसे कि इसमें एक अंतिम जो लेख है, तुम्हारा जाना अखर गया अवधेश प्लम्बर। जी तो अवधेश प्लम्बर नाम का एक व्यक्ति था जो कि मेरे यहाँ अक्सर प्लम्बिंग के काम के लिए आता था। लेकिन कोरोना काल में जब वो एक डॉक्टर के पास गया तो उस डॉक्टर ने सही या गलत उसको कह दिया कि इनको तो कोरोना हुआ है, और वो इतना ज़्यादा दहशत में आ गया कि उसको हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। जी तो वो बहुत ही दुखद घटना थी, तो उसके ऊपर भी मैंने इसमें लिखा हुआ मतलब उस वाक्य पे भी आप किताब में उस है। रखे हैं? हाँ, मैंने उसको लिखा हुआ। मैंने इसमें उन लोगों की पुस्तकों के ऊपर समीक्षा लिखी है जिन्हें कोई जानता नहीं। जैसे जब मैं बेंगलुरु में गया तो वहाँ पर मेरी मुलाकात एक साहित्यकार हैं श्रीमती सुधा आहलूवालिया जी। उन्होंने मुझे एक पुस्तक भेंट की, तो मैंने उसके ऊपर भी इसमें लेखनी चलाई हुई है जी। इसी तरह से मुंबई में एक पुस्तक मुझे मिली मानस स्पर्श, तो मैंने उसके ऊपर भी अपनी लेखनी चलाई है। तो जिन लोगों ने भी मुझको अपनी पुस्तकें दी और मैंने पढ़ा, उसमें ये सोचा कि नहीं इसके ऊपर मुझे अपनी समीक्षा लिखनी चाहिए जी। तो मैंने अपनी समीक्षा उसमें दी है। जैसे दिल्ली के एक साहित्यकार हैं सविता चड्ढा जी, तो उनका एक कहानी संग्रह मुझे मिला जिसमें कि एक कहानी है काली कलूटी जी। तो उस कहानी को मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छी वो कहानी लगी। उन्होंने लिखी थी? हाँ, उन्होंने लिखी थी और उसमें बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने बातों को रखा था, तो उसकी भी समीक्षा यहाँ पर है। इस तरह से मतलब इस पुस्तिका में आपने पुस्तक जो है वो आप उसमें इसमें लिखा है आपने? हाँ, उसके बारे में मैंने इसमें समीक्षा दिया हुआ है जी। तो इस तरह से विभिन्न लोग हैं जिन्होंने कि मुझको पुस्तकें दी। जैसे कुछ पुस्तकों के नाम हैं दशरथ महल, मानस स्पर्श, निर्झरणी, अशकों के मोती, राम सागर, वक्त की परछाइयाँ। एक दिल्ली के ही साहित्यकार हैं डॉक्टर सूरजमल, तो उनकी एक पुस्तक मुझे मिली थी तो उस पर मैंने अपनी समीक्षा लिखी है, डॉक्टर सूरजमल की कहानियों में नियतिवाद। तो इस तरह से विभिन्न जो लेखक हैं उनकी जो पुस्तकें हैं उनके ऊपर मैंने समीक्षा लिखी है और इसका जो शीर्षक है वो पुस्तकें बोलती हैं जी। कवर पेज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। पुस्तकें बोलती हैं का मतलब है कि लेखक नहीं बोलता है, उसकी पुस्तक बोलती है। कभी कभी क्या होता है कि लोग बहुत ऊंचा लेखक है, बहुत नामी लेखक है, तो लोग उसके ऊपर समीक्षा लिखते हैं जी। लेकिन ऐसे भी लेखक हैं जिनको कोई नहीं जानता है लेकिन उनकी पुस्तकें बोल रही तो उनके ऊपर भी समीक्षा लिखी जानी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें यह प्रयास किया है जी। काफ़ी अच्छी किताब है ये। और आगे भी चलते हैं और भी आपकी किताबें हैं, जैसे सर्जना और आलोचना जैसी संपादित पुस्तकें भी हैं आपके द्वारा, तो उसको लेकर आप आपकी क्या अंतर भूमिकाएँ रही हैं सर? सर्जना और आलोचना ये जो पुस्तक है ये मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर लिखी गई है और इसके जो संपादक हैं वो दिल्ली में रहने वाले एक अच्छे समीक्षक और लेखक हैं डॉक्टर हरिराम पाठक जी। अच्छा, उनके द्वारा ये उनके द्वारा संपादित है, लेकिन इसमें मेरे ऊपर देश के जो साहित्यकार हैं, विद्वान हैं या मेरे से संपर्क में जो लोग हैं जी, उन्होंने जो कुछ लिखा है उसको इन्होंने यहाँ पर संकलित किया है जी। और उसकी भूमिका उन्होंने लिखा हुआ है। जैसे कि टेढ़ा चाँद मेरा एक उपन्यास है, उस पर डॉक्टर रणधीर बहादुर उपन्यास आ चुकी है सर, आ चुका है, तो उनके इसके बाद परिंदे उपन्यास है तो डॉक्टर जया श्रीवास्तव। इससे पहले आपकी पॉडकास्ट हुई थी, ये सारी जो किताबें वो हमारे डिस्कशन हुए थे यहाँ पर उसको लेकर। बसंत की प्रतीक्षा में जो उपन्यास है तो बनारस के जो नामी गिरामी साहित्यकार हैं डॉक्टर राम सुधार सिंह, उन्होंने इसमें जो लेख दिया हुआ है और इसमें कुछ इंग्लिश में भी जो लेख हैं वो हैं मेरे ऊपर। जैसे शेक्सपियर इन इंडिया मेरा जो इंग्लिश का एक पोइट्री की बुक है, उस पर प्रोफेसर आर.एन. राय जो BHU के प्रोफेसर हेड रहे हैं उन्होंने लिखा हुआ है। दहशत जो मेरा एक हिंदी का जो उपन्यास है उसके ऊपर डॉक्टर NP सिंह जो कि UP कॉलेज में इंग्लिश के हेड थे उन्होंने दिया हुआ है। फिर लाइफ एंड वर्क्स ऑफ डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह, ये भी इसमें एक बिहार एजुकेशन सर्विस में काम करती हैं मिस शबनम, उन्होंने लिखा हुआ है तो वो दिया हुआ है। तो इस तरह से कुछ जो इसमें लेख हैं वो इंग्लिश में भी दिए गए हैं और अधिकांशतः जो लेख हैं मेरे उपन्यासों के ऊपर है, मेरी कहानियों के ऊपर हैं, मेरी कविताओं के ऊपर हैं। मेरे जो झील गीत की जो 8 पुस्तकें हैं उसके ऊपर एक हैदराबाद की एक लेखिका हैं जो कि वहाँ पर शिक्षण का भी काम करती हैं, उन्होंने दिया है तो उसको भी इसमें सर आपकी जितनी रचना आपने किया है, जितनी बुक्स लिखी है, सभी इस पुस्तक में लोगों ने जो इतना भी आलोचना और सर्जना है सब की हुई है। अधिकांशतः तो है, लेकिन
पूरा होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैंने 63 किताबें लिखी हुई हैं। जी सर, और भी आपकी पुस्तकें हैं इंग्लिश में और उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो जैसे एक और भी है इट्स मैड वर्ल्ड, तो वो भी जानना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त जो 3 पुस्तकें इस बार आई हुई हैं मैं उन पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जी, जिसमें कि जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि एक पुस्तक है इट्स मैड वर्ल्ड। जी, ये पोइट्री का एक कलेक्शन है जिसमें कि जो पोएम्स हैं उसको मैंने यहाँ पर इसमें दिया है। और इस पुस्तक की जो भूमिका है, इसके जो इंट्रोडक्शन है जी, इसको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नलिनी श्याम कामिल, तो उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इस पुस्तक को मैंने अपने प्रोफेसर जिसके अंडर में मैंने रिसर्च किया था, जिनका कि मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, प्रोफेसर रामानंद राय, फॉर्मरली हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उनको समर्पित किया है। इट्स मैड वर्ल्ड, जैसा कि आप शीर्षक से ही आप देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये प्रोग्राम हिंदी में कर रहे हैं इसलिए हिंदी में ही बात करना अच्छा होगा ताकि हमारे दर्शक भी उसको समझ सके। जी, तो कहते हैं ना कि ये पागल दुनिया है जी। इट्स मैड वर्ल्ड। और इसको जब मैं ध्यान में रखता हूँ तो मुझे थॉमस हार्डी का एक नावल का शीर्षक जो है वो याद आ जाता है, जो कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो उसी को उसका जो एको है वो इस शीर्षक में है, जिसमें कि मैंने ये दिखलाया है कि ये दुनिया किस तरह से पागलपन की शिकार है। हर आदमी किसी न किसी लक्ष्य को लेकर के चल रहा है जी। वो लक्ष्य सही है गलत है, उचित है अनुचित है, वो उसको सही जगह ले जाएगा या गलत ले जाएगा, इसकी उसको कोई चिंता नहीं है। बस उसने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि हमको साहब खूब पैसा कमाना है, तो बस पैसा कमाना है, भले अंत में उसका जो जीवन है विषादमय हो जाए, दुखमय हो जाए। तो उस चीज़ को मैंने इस कविता में मतलब एक गोल को लेकर कोई इंसान चल रहा है, उस पर आपने इसी किताब लिखी। हाँ, जैसे इसका मतलब शीर्षक है जो है, तो उसकी 2-3 पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। द वेज ऑफ द वर्ल्ड आर सो क्वियर, आई फील टू हैव बीन स्टैब्ड माई डियर 100 times mercilessly daily by none else but by those very guys who often chat with me and feign to be my bosoms closest friends। तो अपीयरेंस एंड रियलिटी, जो लोग मेरे बूजम फ्रेंड होने का जो दावा करते हैं, लेकिन वही किस तरह से मुझको कितनी बार जो स्टैबिंग किए हैं, चाकू मारे हैं, मेरी भावनाओं को घायल किए हैं, उसको मैंने प्रथम पंक्तियों में ही यहाँ पर दिया है। इस तरह से इसमें अन्य तमाम जो कविताएँ हैं, जैसे पोर्ट्रेट ऑफ ए स्वीट लेडी है, या ए साइलेंट होम है, या गॉड इज़ नो फ्रॉड है जी, या ओ माई ड्रीम गॉड, और एक यहाँ पर कविता है मेन आर रोमांटिक वीमेन रियलिस्टिक जी मेन आर रोमांटिक वीमेन रियलिस्टिक। लेकिन दुनिया में क्या है, ये लोग औरतों को रोमांटिक समझ लेते हैं कि दे आर वेरी रोमांटिक, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वीमेन आर वेरी रियलिस्टिक। और इसी तरह से एक इसमें बहुत सुंदर कविता है जो कि आपको पसंद आएगी, डेथ ऑफ ए स्क्विरल। मैं अपनी कॉलोनी में टहल रहा था, उस समय हो गया होगा 8-10 साल पहले की घटना है। तो सड़क पे मैंने एक गिलहरी को मरा हुआ पाया, शायद किसी वाहन ने उसको कुचल दिया था। तो मेरी स्थिति ठीक वही हुई जो कि क्रौंच जो पक्षी था उसके मरने पर वाल्मीकि की हुई थी। मेरा दिल बिल्कुल द्रवित हो उठा उस गिलहरी की मृत्यु को देख करके, सड़क पर उस तरह से पड़ी हुई थी। और गिलहरी वैसे भी हमारे यहाँ बहुत ही पवित्र जीव मानी जाती है। रामचंद्र जी का जब सेतु बंधन कर रहे थे उस समय का, तो मैं जब घर पर आया तो मैंने तुरंत ये डेथ ऑफ ए स्क्विरल कविता जो है इसको लिखी। तो इस तरह से इसमें विभिन्न विषयों के ऊपर कविताएं हैं। और इट्स मैड वर्ल्ड, इसका ये तो बहुत अच्छी किताब है सर, मैं जरूर पढ़ना चाहूँगी। बिल्कुल आप इसको पढ़िए। और सर और भी किताबें आपकी 2 और इसके बाद पोइट्री की 2 किताबें और हैं, जिसमें कि एक किताब है डांस द्रौपदी डांस, नाचो द्रौपदी नाचो जी। तो ये भी आपको मालूम ही होगा कि ये एक तरह से व्यंग्य है, क्योंकि द्रौपदी को कोई नचवाना नहीं चाहेगा। लेकिन आज की दुनिया में क्या है, जो महाभारत काल की जो द्रौपदी थी और आज के समय की जो द्रौपदी है, दोनों में काफ़ी अंतर हो गया है। वहाँ पर चीरहरण के लिए क्या क्या नहीं हुआ जी। महाभारत को यदि आप युद्ध देखिए तो जिसमें कि भीम ने जो है प्रतिज्ञा की थी कि इसका जंघा जब तक मैं नहीं तोड़ लूँगा जी। और आजकल की जो द्रौपदी हैं वो क्या कर रही हैं, उनको अपने वस्त्र का ही ध्यान नहीं है, उनको अपने मान सम्मान मर्यादा का ही ध्यान नहीं है। तो इसलिए यह एक व्यंग्यात्मक टाइटल है, इसमें एक कविता है डांस द्रौपदी। तो और इस पुस्तक को मैंने जो समर्पित किया है, ये मेरे बहुत ही प्रिय प्रोफेसर R.K. शुक्ला, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहले कार्यरत थे, अभी भी हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनको मैंने ये समर्पित किया है। इस पुस्तक की जो भूमिका है वो भी प्रोफेसर नलिनी श्याम कामिल, जो कि काशी विद्यापीठ
में प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, जी। उन्होंने लिखा है। मैं समझता हूँ कि यदि इस पुस्तक की कविताओं को पढ़ा जाएगा तो एक कविता के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव लोगों को मिलेगा। जी। तो एक और भी आपकी इट्स मैड किताब मैड वर्ल्ड जी। और पन्ना लाल, और एक जो और कविता की किताब है वो इसका जो शीर्षक है दैट इज वेरी पापा वन डे अपीलिंग, आई विल गो। पापा वन डे आई आई विल विल गो। गो। सर क्या सोच कर दिस इज व्हाट ए डॉटर सेज टू हर फादर, जी कि पापा मैं एक दिन चली जाऊंगी। तो पापा और बेटी का जो रिश्ता होता है जी वो कितना मधुर होता है, कितना भावनात्मक होता है, और पिता कितने लाड़ प्यार से एक बच्ची का पालन करता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है, और बेटी ये फील करती है कि पापा वन डे आई विल गो। तो ये कविता इसमें दी गई है, जी भावनात्मक स्तर पे ये कविता है। इसमें सब मिलाकर के हमारी 68 पोएम्स हैं। जी तो 68 पोएम्स में एक कविता तो मैंने ये बतला दिया जो शीर्षक कविता है, और एक जैसे कि गिलाडी वाली जो कविता उसमें थी, उसी तरह से एक कविता यहाँ पर है, माई स्वीट बुलबुल। जी माई स्वीट बुलबुल, इसकी 2-3 पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहूँगा। जी जरूर। The Zephyr entered with her usual briskness. The window sill stooped to welcome her entry. A bulbul stood to follow her steps at some distance. The grill was hesitant to allow her entrance into the chamber. This lasted for a moment or two, or so to be precise. Pig-headedness was the main cause of this world's sadness and cries. I had to intervene to scold the stubborn iron frame. A guest should be welcomed with open arms, I proclaimed. कहने का मतलब कि बुलबुल आई हुई है, वो खिड़की के पास बैठी हुई है, जो ग्रिल है उसको भीतर आने से रोक रही है, जी वो एंटर करना चाह रही है। कवि इसको देखता है कि बुलबुल की भावना क्या है, और वो जा करके उस ग्रिल को डांटता है कि मेहमान जब आता है तो उसका तुमको स्वागत करना चाहिए। जी तो इस भावना से ये कविता लिखी गई है। इस तरह से इसमें अन्य अनेक जो कविताएं हैं वो पढ़ने योग्य हैं। सर आपने अपनी किताबों के बारे में तो हमें यहाँ बताया है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, और सर यह भी आपसे जानना भी चाहेंगे और कि कितने टाइम लगे इसे इन्हें लिखने में, ये 10 जो किताबें हैं। समय का तो मैं प्रिसाइसली मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन लिखता हूँ और ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जबकि मैं कोई कविता नहीं लिखता हूँ। अक्सर इंग्लिश और हिंदी दोनों की कविताएं लिखता हूँ। तो फिर भी ये जो पुस्तकें हैं ये करीब 5-6 वर्षों के दौरान इतनी सारी पुस्तकें आई हुई हैं, जी क्योंकि लेखन भी श्रमसाध्य होता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो प्लेजर ऑफ राइटिंग है, लिखने का जो आनंद है, वैसा आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता है। जी वो आपकी पुस्तकों में दिखता भी है सर, काफ़ी रचनात्मक, क्योंकि जीवन के अनुभव से है, भावनात्मक जो चीज़ें हैं, और मैंने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ अनुभव किया है जीवन में, मैं जिन लोगों से मिलता हूँ वे सभी लोग कहीं न कहीं किसी निबंध में, किसी उपन्यास में, किसी कविता में वो आ जाते हैं। जी और तो इसलिए मेरा जो लेखन है वो जीवन पर आधारित है। इट इज़ लाइफ रिलेटेड। जीवन से कट करके मैं साहित्य की कल्पना नहीं कर सकता हूँ, और अपने साहित्य के माध्यम से इस तरह से मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि यह जो जीवन है वो बहुत ही अनमोल है। इस जीवन को तुम जीना सीखो और प्रकृति के साथ कदम से कदम मिला करके चलो, क्योंकि दूसरे यदि आनंदित रहेंगे तभी तुम भी आनंदित रहोगे। प्रकृति यदि जीवित रहेगी तभी तुम भी जीवित रहोगे। जी तुम एकाकी इस धरती के ऊपर सांस नहीं ले सकते हो। यही मेरा संदेश है, और मैं चाहता हूँ कि साहित्य पढ़ने की चीज़ है। तो युवा लेखकों को भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और साथ साथ जो पाठक है वो भी, उनको भी? मैं जो युवा लेखक हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो जो कुछ भी लिखें वो जीवन के अनुभवों के आधार पर लिखें, क्योंकि जो वायवीय लेखन है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। यदि आप जीवन से जुड़े हुए हैं, जीवन की गहराइयों को देख रहे हैं, समाज में जो विद्रूपताएँ हैं या समाज में और भी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, तो उनके ऊपर आप अपनी लेखनी चलाइए। लेकिन वह केवल यथार्थ लेखन नहीं होना चाहिए, उसमें कल्पना होनी चाहिए, उसमें शिल्प होना चाहिए, और उसमें भावनात्मक एक जुड़ाव होना चाहिए, ताकि जब लोग उसे पढ़ें तो उन्हें लगे कि नहीं यार ये तो मेरी बात इसमें लिखी गई है और इसमें एक संदेश है। जी शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज़ में जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ साहित्यकार डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह जी थी, और अभी बातचीत किया उन्होंने अपनी पुस्तकों के बारे में। हम यहाँ दिखा भी सकते हैं, एक एक करके उन्होंने बताया है। इंग्लिश में भी उनकी पुस्तकें आई हुई हैं, हिंदी में भी आई हैं। इसी तरह हमसे जुड़ते रहेंगे डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह जी, और हम आपसे उनको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए जनवार्ता न्यूज़ के साथ। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।